हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपके साथ आज मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले पिछली वीडियो की पिछली वीडियो जब हमने लास्ट वीक में आपके साथ शेयर की थी तो हमारा व्यू था कि बाजार जो है ठंडा रहेगा थर्सडे तक, और थर्सडे के बाद एक पुल बैक हम फ्राइडे में एंटिसिपेट करेंगे, और हो सकेगा तो मैं उस समय वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से वीडियो जो है प्रॉपरली मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। हालांकि आउटलुक जो है उसी तरीके का रहा, और बाजार में अभी किस तरीके की स्थिति रह सकती है वो आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आज कुछ खबरों पर चर्चा कर लेते हैं जो अगले हफ्ते कुछ हैवी वेट्स जो इंडेक्स के शेयर्स हैं उन पर इम्पैक्ट डाल सकती है। अब सबसे खास बात यह कि उदय कोटक जी ने जो है रिज़ाइन कर दिया है कंपनी के एमडी और सीईओ के पद से, और उनकी जगह जो दीपक गुप्ता जी हैं वो इंटरिम चार्ज लेंगे। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये खुद जो है उदय कोटक जी ने की, और उदय कोटक जी ने ये कहा है कि जो आगे का मेरा सक्सेशन प्लान है उसके लिए मैं एक रास्ता जो है खोल रहा हूँ, जिससे कि एक स्मूथ जो सक्सेशन है वो आराम से जो है हम कर सकें। तो उस कड़ी में जो है दीपक गुप्ता जी को जो है जो जॉइंट एमडी थे कंपनी के, उनको अभी एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें भी आरबीआई की अप्रूवल जो है आना बाकी है। तो यहाँ पर जो फैसिलिटेट करेंगे जो सक्सेशन प्लान है, ये चर्चा जो है उदय कोटक जी ने की है। तो इस खबर के जो असर है वो कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स पर पड़ सकता है। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर है वो भी काफ़ी जो है नीचे की तरफ चल रहा है, क्योंकि ऊपरी लेवल से जो पिटाई हुई उसके बाद तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड तो वो पहले ही है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बाजार को ये खबर पहले से ही पता थी। तो शायद हो सकता है कि न्यूज़ का इतना बड़ा इम्पैक्ट ना हो शेयर प्राइस पर, बट एक वॉलेटिलिटी वन टाइम जो है हो सकती है। बट कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं लगता हमें कि भाई कोई बहुत बड़ा चेंज जो है यहाँ से आएगा। हालांकि बाजार देखिएगा इस चीज़ को पॉजिटिव भी ले सकता है नेगेटिव की बजाय, क्योंकि ये माना जा रहा था कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर उदय कोटक जी आगे किस तरीके से जो है रास्ता खोलेंगे। तो जब ये चीज़ें पत्ते खुलते हुए नजर आएंगे तो शायद कोटक महिंद्रा बैंक के लिए बेहतर भी हो सकता है कि एक प्रोफेशनल जो है मैनेजमेंट आती है, या कुछ फैमिली मेंबर्स ही कोटक महिंद्रा बैंक के आगे कमान संभालेंगे। तो इस पे जो है नज़र रहेगी, और एफआईआईज इसी वजह से अभी कोटक महिंद्रा बैंक में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे। अगर हम पिछले 1-1.5 साल में देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अंडर परफॉर्मेंस भी दी है, और रीज़न यही था कि भाई उदय कोटक जी कहीं कैसी अपने फैमिली मेंबर्स को तो बैंक में सेट नहीं कर देंगे। तो क्योंकि उनके जो लड़के हैं उन पर भी ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद वो अपने लड़के को सेट कर दें। तो अब देखते हैं इसमें किस तरीके की चीज़ें आती हैं। अब बाजार कैसे लेगा, मुझे देखिएगा इस खबर को मैं न्यूट्रल लूँगा। मैं ना इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ ना नेगेटिव ले रहा हूँ। मेरे लिए एक नॉर्मल प्रोसेस है, जिस एंगल से मैं सोचता हूँ उस हिसाब से। हाँ, थोड़ा सा स्लाइटली हो सकता है कि बाजार में सेलिंग आ जाए, बट मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है शायद एक प्रोफेशनल टीम की तरफ ही जो है आगे बढ़ेगा। तो शायद वो आगे चल के कोटक महिंद्रा बैंक के लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर अपने फैमिली मेम्बर्स में से कोई अगर आता है तो शायद फिर वो बाजार शायद पसंद ना करे। तो वो तो देखिएगा आने वाले समय में पता चलेगा। बट अभी जो है जो खबरें हैं वो आपके सामने, और देखिएगा उदय कोटक जी ने किस तरीके से मतलब जीरो से हीरो जो है एक ऐसे छोटे से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो 300 स्क्वायर फुट के ऑफिस से जो है शुरू हुआ था, और उसको आज मैं ये कह सकता हूँ कि भाई निफ्टी के अंदर जो है एक दिग्गज कंपनी के रूप में शुमार कर दिया है। तो एक ऐसा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के अंदर एग्रेसिवली अगर हम कहें कि प्राइवेट सेक्टर्स के जो टॉप 3 बैंक्स हैं उनके अंदर वो शुमार है। आगे अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी बैंक में क्या सीन देखने के लिए, फ्राइडे को भाई फुल मस्ती में था निफ्टी बैंक, और होना भी चाहिए था, क्योंकि पीछे एक ओवरसोल्ड लाइक सिचुएशन बन रही थी और नीचे एक बेस बन रहा था 44,800 पे। और मुझे ये था कि एक्सपायरी से पहले तो देखिए कहीं उठेगा नहीं, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका ऐसा आभास हमें लग रहा था कि उन्होंने एक मंदी की पोजीशन बना रखी है, तो वो किसी पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर भी बाजार को ऊपर सस्टेन नहीं करने देते। अब उनकी शॉर्ट पोजीशंस कट गई हैं, तो बाजार अब मुझे अगले हफ्ते के लिए एक न्यूट्रल और रेंज बाउंड लगता है, जहां पर मुझे लोअर साइड में 43,800, ऊपर की तरफ 44,800 के दायरे लगते हैं।
इस दायरे के बीच में ही जो है बाजार मेरे हिसाब से चलना चाहिए। ना मेरा कोई बुलिश स्टांस है और ना मेरा कोई बेरिश स्टांस है। इस हफ्ते में हम एक न्यूट्रल ट्रेड की तरफ देखेंगे और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट वीक है ये जो ट्रेड है ये वास्तव में ट्रेडर्स के लिए होगा सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप्स। यानी कि इस बार जो हमारा जो स्टांस था सेल ऑन जो राइज वो थोड़ा सा हमारा बदल गया। सेल ऑन राइज भी है, बाय ऑन डिप्स भी है। तो यानी कि अगर डिप मिल रही है तो बाय बनेगी, ऊपर की तरफ जाएगा तो सेल बनेगी। क्योंकि जो खबरें हैं वो थोड़ी मिली जुली हैं। देखिएगा चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक का चार्ट में अगर आप देखें तो अगर आप डे का चार्ट देखें तो पिछले 1-1.5 महीने से क्या हो रहा था। पिछले 1-1.5 महीने से ऊपर से निफ्टी बैंक गिरा और वहां से फिर पुल बैक नहीं कर पाया, और जब भी पुल बैक कर रहा था तो सेलिंग आ जा रही थी। और हम यही चर्चा आपके साथ कर रहे थे सेल ऑन न्यूज़। लेकिन इस बार हम ये कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स भी रहेगा इस हफ्ते में और सेल ऑन राइज भी। और अभी हमें पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये जो निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है ये साइडवेज रहना चाहिए। साइडवेज का मतलब ये है कि क्योंकि नीचे एक अच्छी सपोर्ट है, ऊपर एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से 500-400 पॉइंट ऊपर जाओगे तो एक अच्छा रेजिस्टेंस है, 400-500 पॉइंट नीचे आओगे तो अब क्योंकि इस बार एक और नया बेस बन गया यहाँ पे, और वो नया बेस बना कहाँ पर, इस बार एक नया बेस बना 44,000 पे, क्योंकि इस हफ्ते में 44,000 के अंदर जबरदस्त जो है काम हुआ। तो हमें लगता है कि अब ये जो पूरा मल्टीपल बेसिस आ गए, 43,800 आ गया, 43,900 आ गया, 44,000 आ गया, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे काम हुआ है और बाजार ने बहुत समय जो है यहाँ पे बिताया भी है। और ये जो हमारी जो रेंज है उस रेंज के अंदर ही अभी हमें लग रहा है। और ये देखिएगा कितनी कैंडल्स हैं यहाँ पे, कितना यहाँ पे काम हुआ है। तो इसमें किसी भी साइड पर अगर बाजार ऊपर ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है तो ये हो सकता है इस हफ्ते। लेकिन हमें लग रहा है कि शायद ऊपरी लेवल पर सेलिंग है, निचले लेवल पर बाइंग है। अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आकर इम्पैक्ट कर देती है बाजार को तो फिर देखिएगा कोई फंडामेंटली कोई चीज़ें चेंज होती हैं तो फिर उस तरह के मूव हो सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक जैसे शेयर्स में जो है एक तेजी देखने के लिए मिल रही थी। एचडीएफसी बैंक अभी देखिएगा साइडवेज चल रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक भी एक साइडवेज चल रहा है, आईसीआईसी बैंक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, मतलब पूरे हफ्ते की भी बात करें तो, बट इस हफ्ते में भी 950 को होल्ड किया रहा। इसके बाद एसबीआई में देखिएगा एक अच्छी कमजोरी के बाद एक पुल बैक हमें देखने के लिए मिला। एक्सिस बैंक एक भयंकर तेजी दिखा रहा है पिछले 4-5 दिन से। तो यहाँ पर जो है हमें लगता है कि ये थोड़ा सा जो है एक चक्रीय प्रभाव रहता है। वो चक्रीय प्रभाव ये रहता है कि जो बैंक निफ्टी के जो ट्रेडर्स हैं वो 2-3 बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स को ऊपर रखते हैं, फिर उनको शिफ्ट करके दूसरी साइड से नीचे कर देते हैं, फिर दूसरे शेयर्स चलते हैं। तो जनरली जो ट्रेडर्स का जो मूव्स होते हैं उस मूव्स के अंदर जो है बाजार चल रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक में हालांकि देखिएगा अभी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है टेक्निकल चार्ट पे, पर मुझे लगता है कि एक फंडामेंटल वैल्यूज है। तो नीचे अगर ये जाता है तो 1520-1540 पे एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज शायद देखने के लिए मिले। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो 1560 के आसपास जब ये जा रहा है तो वहाँ पर भी एक अच्छी खासी बाइंग जो है एचडीएफसी बैंक में हमें देखने के लिए मिल रही है। एक टेक्निकल बाउंस बैक भी एचडीएफसी बैंक में आ सकता है। एनएससी बैंक की अगर मंथली चार्ट के अंदर देखें तो जो पिछले महीने की रेड कैंडल बनी, क्योंकि पिछला महीना मंदा रहा, तो पिछले महीने की जो रेड कैंडल बनी वो 4 ग्रीन कैंडल्स के बाद बनी, 5 ग्रीन कैंडल्स के बाद बनी। तो उस 5 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी, और क्योंकि अभी एक ही दिन का ट्रेड हुआ है तो जो ग्रीन कैंडल बनी है उसका भी कोई औचित्य नहीं है। तो ये जो 5 महीने के बाद अगर एक रेड कैंडल बनी है तो अक्सर ऐसा होता है कि जब इतने बड़े मूव के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनती है तो 1 महीना और आगे मंदा हो जाता है। तो चांसेस ये हैं कि मैं अभी मान रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक ठीक है न्यूट्रल है, और शायद 12-15 तारीख के बाद फिर दोबारा से जो पोजीशन है जब हायर लेवल पर बाजार एक बार चला जाता है तो वहाँ पर बड़े प्लेयर्स फिर जो है प्रॉफिट बुकिंग या मंदी की पोजीशंस बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी मंदी करने वाले लोग बड़े न्यूट्रल रहेंगे। और मैंने कहा कि इस बार जो सेलर है वो बड़ा स्मार्ट है, वो जल्दी में बाजार नहीं बेच रहा है। सेलर इतना स्मार्ट है कि भाई ऊपर जाके बाजार बेचता है,
नीचे कोई माल नहीं जो है ऑफलोड करता है और बाजार ऊपर आ जाता है, और फिर जहाँ पर उनकी एफएनओ की पोजीशंस होती हैं वहाँ बाजार सेटल करते हैं, अगले दिन छोड़ देते हैं। जैसे अभी देखिएगा थर्सडे के बाद एकदम फ्राइडे में क्या हुआ, कुछ ही नहीं हुआ, लेकिन फ्राइडे में जो सेलिंग प्रेशर था ऑप्शंस ट्रेड का या एफएनओ ट्रेड्स का, वो थोड़ा सा ओवरसोल्ड था, वहाँ से एक बाउंस बैक लिया। और अभी भी हमें लगता है कि दोनों साइड की रेंज है। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको लगता है कि सर जो है इस बार खाली जो है ये कह रहे हैं कि दोनों साइड, हाँ मुझे लगता है कि ये पूरा हफ्ता ट्रेडिंग वाला रहेगा। और ऑप्शन सेलर्स जो है शायद इसमें इस महीने एक अच्छा खासा जो है ट्रेड उनके लिए बनेगा, हालांकि पिछले 2 हफ्तों में भी बना है, लेकिन फिर भी जो है इस हफ्ते में हो सकता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम और भी डिके कर जाए, जब तक कि कोई बहुत बड़ी मतलब उठापटक ना हो जाए। तो अगर निफ्टी बैंक की अगर वीकली कैंडल्स भी देखें तो 4 वीक के कमजोरी के बाद 2 वीक ठीक हुए हैं, क्योंकि एक वीक जो 2 वीक है उसमें ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे नीचे एक बेस जो है हमें नज़र आ रहा। तो वो जो बेस है 400 से लेके 43,800 का वो मेजर सपोर्ट है। उसके बाद अभी 900 और 44,000 में बहुत अच्छी। तो जो 600 पॉइंट का जो रेंज है ना, ये एक मल्टीपल सपोर्ट बन चुकी है यहाँ पे। तो जब तक बाजार 43,400 के आसपास रहेगा या इसके नज़दीक आएगा, आपको बाइंग देखने के लिए मिलती रहेगी। ऊपरी लेवल पर अगर हम कहें तो 44,800 के आसपास जैसे जैसे बाजार जाएगा तो वैसे वैसे आपको सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। और मुझे जो साइकोलॉजी समझ में आ रही है बाजार की, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी 8-10 दिन जो है बाजार ऐसे ही टाइम पास करेगा, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, 2 दिन ऊपर एक दिन नीचे, और उसके बाद 12-15 तारीख के बाद जो है फिर एक डायरेक्शनल ट्रेड्स बन सकते हैं। वहाँ पर जो है मैं आपके साथ चर्चा करूँगा कि किस साइड की डायरेक्शन बनती है। अगर 15 मिनट के चार्ट पर भी अगर हम देखने की कोशिश करें निफ्टी को, तो निफ्टी की जो कैंडल है वो ये एक पुरानी कैंडल लगी हुई है। अगर एक दिन के चार्ट पर अगर हम देखें, 1 डे के चार्ट पर निफ्टी को, तो निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया कैंडल बनाई है। पिछली 5 कैंडल का जो भी लेखा जोखा था सब एक कैंडल ने साफ कर दिया। तो ये एक नीचे जो ओवर सोल्ड जो बाजार था वहाँ पर एक स्ट्रेंथ दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि जो 19,300 है उस पर एक बाजार सपोर्ट देता है, वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गई है। 19,240 इस हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि नीचे की तरफ की सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 19,630 इस रेंज में निफ्टी ट्रेड करेगा। किसी भी साइड अगर बाजार टूटता है, अगर 19,230 के नीचे क्लोज आ जाता है बाई चांस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी सप्ताह तो देखिएगा टाइम पास हो सकता है, और अगले हफ्ते में देखिएगा G20 की भी मीटिंग्स हैं, तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि भाई बाजार में किसी तरीके की करेक्शन हो। लेकिन कुछ खबरें जो हैं मुझे लगता है कि इंटरनेशनली मीडिया दे सकता है, या कह भी सकते हैं कि कुछ न्यूज़ प्लांट भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पॉलिटिकली हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो गवर्नमेंट की इमेज को ख़राब करने की कोशिश करें। तो जो क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो अदानी ग्रुप से भी रिलेटेड पिछले हफ्तों में हमें देखने के लिए मिली, तो हो सकता है कि कुछ इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं जो, और सीधी सी बात है सोरोस साहब के ऊपर जो है उंगलियां उठती रहती हैं, तो हो सकता है कि कुछ और न्यूज़ आ जाए। और देखिएगा ये तो हम लोग सब मानते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में होती हैं, और पब्लिक डोमेन में क्या है कि देखिएगा इस पूरी गवर्नमेंट के शासनकाल में कुछ ना कुछ जो है कुछ बिजनेस हाउसेस को बेनिफिट मिला, और ये हमेशा मिलता रहा है। पुरानी सरकारों ने भी जो अपने फेवरेट्स होते हैं उनको वो फेवर करते हैं, और इसी तरीके से सारी गवर्नमेंट्स में होता है, क्योंकि गवर्नमेंट, मैं खुद ये मानता हूँ कि भाई बिजनेसेस से गवर्नमेंट चलती है, और बिजनेसेस जो बिजनेस हाउसेस हैं वो गवर्नमेंट को चलाते हैं और अपने हिसाब से पॉलिसी भी फ्रेम करा लेते हैं। और देखिएगा इंडिया में पॉलिटिकल फंडिंग तो जो है होती है वो बिजनेस हाउसेज से सही होती है, तो इतना बड़ा जो खर्चा होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो कहाँ से होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो बिजनेस हाउसेज से ही मिलता है। तो कुल मिलाकर ये जो चीज़ें हैं, आरोप प्रत्यारोप जो है ये लगते रहेंगे। अब किसको कितना बेनिफिट है ये देखना पड़ेगा आगे चल के। हाँ, कुछ चीज़ें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अदानी ग्रुप में आ रही हैं, वो हो सकता है कि फिर दोबारा से एक बार एक्टिव कुछ और खबरें आ जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पीछे मामला चला था कि भाई ज़्यादातर होल्डिंग जो है इन्होंने खुद ही कर रखी है, और मॉरिशस रूट से या जिस तरीके से जो टैक्स हेवन्स हैं वहाँ से
जो है अपनी ही कंपनी क्रिएट करके अपनी ही कंपनी पैसा डाल रखा है, तो वो जो 75% प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उस रूल की जो है धज्जियाँ उड़ रही हैं, ऐसा बाजार के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मानना है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर बेचने वाला कहाँ से जो है उन शेयर्स को तोड़ सकता है। रेगुलेटरी एक्शंस देखिएगा धीरे धीरे होते हैं, अभी वहाँ पे हमें कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी जो है वहाँ से कोई आउटकम आता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप के जो शेयर्स में जो पहले एक बार हो चुका है, वो वन वे जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसके बाद हुआ था, वो शायद अभी दोबारा से देखने के लिए ना मिले। हाँ, वोलेटिलिटी जरूर रह सकती है, दोनों साइड के 3-3, 4-4% के मूव दोनों साइड आते हुए मिल सकते हैं, इस बात की संभावना जो है हमें अभी भी लगती है। इसके बाद अगर 1 मंथ के चार्ट पे भी देखें तो 1 मंथ के चार्ट पे भी अगर हम देखें तो पिछले महीने की रेड कैंडल थी और ये महीना भी शुरुआत हुआ तो कैंडल आपको पूरा पिक्चर देगी नहीं। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जब ये रेड कैंडल बनती है निफ्टी में भी, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऊपर से मंदी बनाते हैं, तो वो हो सकता है कि जब आप महीने के अंत तक जाओ तो इस महीने की कैंडल भी आपको रेड देखने के लिए मिल सकती है। बट अभी हाल फिलहाल में इस हफ्ते में हमारा न्यूट्रल वे है, सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स। और इंडिया के लिए अब जो खबरें आ रही हैं खराब, वो बताता हूँ। तो देखिएगा, पहली खबर आ रही है ब्रेंट से, ब्रेंट क्रूड $88 जाएगा, चला गया। अब ये हमारे लिए क्या ख़राब खबर है, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ सकता है। और ब्रेंट क्रूड की खबर इंडिया के लिए तो कम से कम अच्छी नहीं है। दूसरा, नॉर्थ कोरिया ने कुछ फायर्स किए हैं मिसाइल्स, जो कि साउथ कोरियन मिलिट्री ने जो है बताया कि येलो सी के अंदर, और उन्होंने क्यों किया है, क्योंकि उन्होंने कहा मिसाइल लॉन्च की है साउथ कोरिया और यूएस फोर्सेस जो एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन या जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं कोरियन पेनिसुला के अंदर, तो वो जो है शायद नॉर्थ कोरिया को पसंद नहीं आ रहा है, तो उस पर उसने ये मिलिट्री एक्शन जो है लिया है। तो हो सकता है इसका भी खबर हो, बट ये चलता रहता है इनका, बट ये ज़्यादा असर करती नहीं है बाज़ार में। लेकिन जब बाज़ार मान लीजिएगा असर करने पर आएंगे तो ये न्यूज़ भी रिएक्ट कर सकती है। बट अभी ये जो न्यूज़ है, अभी तक इस न्यूज़ का मुझे नहीं लगता कि शेयर बाज़ार पे अभी तक ऐसी खबरों का, पीछे अगर 6 महीनों में जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की खबरें हैं वो ज़्यादा असर नहीं डाल पाई हैं बाज़ार में, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बट लिटिल बिट नेगेटिव न्यूज़ है ये भी इंडिया के लिए। उदय कोटक जी की खबर हमने बता दी आपके साथ, तो मुझे लगता है कि उदय कोटक जी की जो खबर है ये भी एक न्यूट्रल खबर है। अब अगर हम बात करें अगला, तो जीएसटी की कलेक्शन साल दर साल 10.8% बढ़ रही है, लेकिन जो कलेक्शन घटने का जो मेन रीज़न है वो माना जा रहा है कि भाई बारिश जो बहुत हुई है पीछे अगस्त के महीने में, उसकी वजह से बहुत सारे स्टेट में डिस्टर्ब्ड रही है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ रेट कम आई है हमारी। लेकिन अगर आप महीने दर महीने देखें तो ये जो सेल है, जीएसटी की कलेक्शन है, वो 1,59,000 करोड़ आई है इस बार, जो पिछली बार से पिछले महीने से कम है। बाजार बस ये चीज़ शायद पसंद ना करे, तो जो ग्रोथ का पेस है वो कम हो गया, जबकि बहुत अच्छी रेवेन्यू कलेक्शंस इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो गवर्नमेंट के अंदर जो जीएसटी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बहुत टाइट कर रखा है, और जीएसटी के अंदर जो मतलब पहले लीकेजेस थे उन लीकेजेस को कम किया जा रहा है, तो उन लीकेजेस की कम की वजह से भी कलेक्शंस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पिछले महीने जुलाई की जो कलेक्शंस आई थी वो 1,65,000 करोड़ थी, तो जो 1,65,000 करोड़ की जो आई थी उससे अगर कंपेयर करें तो इस बार आपको तकरीबन 6,000 करोड़ कम लग रहे हैं, तो वो तकरीबन 3.5% के आसपास की फिगर होती है। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर डी ग्रोथ हो गई है, तो बाजार इसको देखिएगा पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बाजार के लिए थोड़ी सी नेगेटिव, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर दोबारा से बढ़ सकता है। बारिश ने सारा मूड माहौल ख़राब कर दिया है, जिसकी वजह से जो इस बार की एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो एक और इन्फ्लेशनरी प्रेशर डाल सकती है। यानी कि जो जीएसटी की खबर है, जो सरकार मान रही है कि भाई ये जीएसटी की कलेक्शन बारिश की वजह से इम्पैक्ट हुई है हमारी, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर बारिश की वजह से जीएसटी के ऊपर इम्पैक्ट आया है तो जो हमारी फूड की
इन्फ्लेशन है उस पर भी इम्पेक्ट आ सकता है, क्योंकि जो फसलें इस समय पर बोई जा रही थी और वहाँ पर बारिश ने जो अनइवन रही, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा हो गई है तो वहाँ तबाही हुई है, और बहुत जगह सूखा पड़ गया तो जहाँ पर फसलें ही नहीं हुई, तो जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर एक डैमेज पड़ सकता है। तो वो खबर भी जो है इम्पैक्ट कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब खबर है बढ़िया वाली। तो बढ़िया वाली खबर ये है कि मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है, और वो भी डबल डिजिट्स छोड़िए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तो 26% की ग्रोथ दिखाई है पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ में साल दर साल, और मारुति सुजुकी ने 16.4। तो ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी देखें तो हीरो मोटोकॉर्प ने जो है गजब कर दिया। तो ईयर ऑन ईयर तो मैंने आपके साथ चर्चा कर ली, और हीरो मोटोकॉर्प ने 24.9% की ग्रोथ दिखाई है, बजाज ऑटो ने 6.9, आइशर मोटर 6.4। तो इस तरीके से मोस्टली कंपनीज ने मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी ग्रोथ दिखाई है। लेकिन बाजार को डिसअपॉइंट किया है टाटा मोटर्स ने, जहां पर डी ग्रोथ हुई है 3.3% की। तो बाकी ऑटोमोबाइल्स की जो कंपनीज है वहां से तो सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स की तरफ से थोड़ा सा आपको नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा। वीएसटी ट्रेलर्स एंड ट्रैक्टर्स देखिएगा यहाँ पर भी 26.7% की डी ग्रोथ है। मोस्टली ज़्यादातर कंपनीज के अंदर आपको देख रहे हैं कि ज़्यादातर आपको ग्रोथ ही देखने के लिए मिलेगी। मुझे लगता है आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही, और आपको ये एनालिसिस ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।